जी रक्षक। तो हम लोगों ने बातचीत में बात यहाँ तक देखी कि जो हमारे समाज का पिछड़े वर्ग का जो राजनीतिक परिदृश्य बनना शुरू हुआ था और जिसमें तमाम हमारे जो राजनेता थे, बुद्धिजीवी थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, तमाम जातियों के जो जिस तरह से उन्होंने एक एकता बनाई और एक दौर ऐसा आया कि शायद ये लोग हमारी देश की राजनीति में एक आमूल परिवर्तन करेंगे। लेकिन जैसा कि आप भी अपने लंबे टाइम में इस चीज़ को देख चुके हैं कि वो बहुत सफल नहीं रहा। कहाँ पर इसमें क्या गलतियाँ हुई, कैसे क्या हुआ, मैं चाहूँगा कि आप इस पर अपने विचार रखें। ऐसा है, जब इस देश में अंग्रेज राज कर रहे थे और आज़ादी की जद्दोजहद चल रही थी अंग्रेज़ों के खिलाफ देश को आज़ाद करने की, तो उस वक्त जो सबसे बड़ी पार्टी थी वो कांग्रेस थी। कांग्रेस में जो ऊपर का नेतृत्व था तो उच्च वर्ण का था, लेकिन नीचे ज़मीन पर जो लोग काम कर रहे थे वो उस बहुसंख्यक समाज के थे जिनको दलित, शोषित, पिछड़ा कहा गया, ये कहा जाता है। तो एक तरह की सुगबुगाहट उन लोगों में थी, क्योंकि जो राजनीति में लोग थे, कांग्रेस के साथ थे, उन लोगों में भी जो थोड़ा चैतन्य थी, जिनमें चेतना थी, वो ये चाहते थे कि उनको भी हिस्सेदारी मिले। लेकिन कांग्रेस का चूँकि नेतृत्व उच्च वर्ण का था, इसलिए जो पिछड़े वर्ग के लोग थे, खास करके पिछड़े वर्ग के लोग भी, क्योंकि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए तो वो अम्बेडकर लड़ाई लड़ी रहे थे, तो उनको निगलेक्ट किया गया। उस निगलेक्ट किए जाने के कारण, क्योंकि एक ही मर्ज से तमाम सब लोग परेशान थे, तो उसमें सब में एक ये थी कि हमें ये जो उच्च वर्ण का नेतृत्व है, इससे हमें संघर्ष करना चाहिए। मैंने पहले भी चर्चा में कहा था कि सूर्य संघ बना था उत्तर भारत में, बिहार से लेकर के यहाँ तक भी चल रहा था, त्रिवेणी संघ बिहार में था, यहाँ था। तो उस वक्त की जो आज़ादी के पहले की जो पिछड़ी जातियाँ थीं, जिनकी उपेक्षा हो रही थी राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर, उन सब में एकजुटता की बात थी। लेकिन आज़ादी की मिलने के बाद ये लोगों का सोच जो है वो बहुत दिन तक कायम नहीं रह सका। उसका कारण क्या था? उसका कारण यह था कि जो चैलेंज मिल रहा था उच्च वर्ण के, वो लोग चिंतित थे उससे, और उनमें यह था कि किस तरह से ये जो एकता बन रही, इस एकता को खंडित किया जाए। तो उस एकता को खंडित करने के लिए उन्होंने जाति का सहारा लिया, एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने का सहारा लिया, ताकि इनकी व्यापक एकता न बन पाए। ये एक प्रयास जाने अनजाने, अप्रत्यक्ष रूप से चल रहा था, जिसको हमारे लोग समझ नहीं पा रहे थे। पिछड़ी जातियाँ इसको समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारे बीच में जो ये खाई पैदा की जा रही है, स्पर्धा जो पैदा की जा रही है, ईर्ष्या द्वेष की जो भावना पैदा की जा रही है, वो आखिर हमारे लिए ही अंत में चल करके नुकसानदेह साबित होगी। तो इसलिए, और दूसरी बात ये थी कि आज़ादी के बाद संविधान में अनुसूचित जातियों जनजातियों को जो न्यायपालिका वो व्यवस्थापिका में और सर्विसेज में आरक्षण मिल गया, तो उनका एक क्लास बन गया, और वह एक साइजेबल जो है वोट बैंक था। पिछड़ा वर्ग जो है एक वोट बैंक के रूप में अपने को कन्वर्ट नहीं कर सका। क्योंकि वो वोट बैंक के रूप में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो इसलिए उसकी साथ उपेक्षा होती रही। जो उच्च वर्ण का नेतृत्व था, उसने यह तिकड़म किया कि हम दलितों के साथ मिलकर के जो है सत्ता पर कब्जा कर सकते हैं, और ये होता रहा। कांग्रेस में ये चलता रहा कि ब्राह्मण, दलित और मुसलमान ये मिल करके जो है सत्ता पर कब्जा कर सकते हैं, और ये बात चलती रही, और पिछड़ा वर्ग जो है उसमें उपेक्षित होता रहा। 1967 में जब कांग्रेस की सरकारें उत्तर भारत में गिरीं, तो उस वक्त जो है पिछड़े वर्ग का नेतृत्व उभार में आया,
और चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में तमाम इस तरह के और लोगों के नेतृत्व में पिछड़े वर्ग की जातियाँ जो हैं उस वक्त गोलबंद हुई कि हमको जो है उच्च वर्णों की दास्ता से मुक्ति मिलनी चाहिए, इसके लिए हम संघर्ष करेंगे। और उसका परिणाम ये रहा कि जब तक पिछड़ी जातियों में से कोई आगे नहीं आया था तब तक चरण सिंह हमारे सर्वमान्य नेता हुआ करते थे। यह परिदृश्य जब थोड़े दिन के बाद बदला, जब पिछड़े वर्गों में खास करके बिहार में, उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में यादव नेता जो है वो मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित हुई, उसी के बाद से पिछड़ी जातियों में एक षड्यंत्र के तहत यह भावना पैदा की गई कि देखो यादव लोग जो है वो सबको दबा रहे हैं, वो ब्राह्मणों से, राजपूतों से भी बढ़ करके तुम सबकों के दुश्मन हैं। तो यहीं जो एक भावना लोगों में पैदा की गई, उस भावना के तहत जो पिछड़े वर्गों का की एकजुटता थी वो एकजुटता टूट गई। और वो जो है आज भी पिछड़ा वर्ग जो है, जैसे मुसलमान एक साइजेबल वोट बैंक है, दलित आदिवासी एक साइजेबल वोट बैंक है, लेकिन पिछड़ा जो है आपसी मनमुटाव के कारण जो है एक वोट बैंक नहीं बन पाया, इसलिए उसकी उपेक्षा होती रहती है। और जब उनमें कभी एकता होने की ज़रूरत की स्थिति पैदा होती है तब जो है उसमें षड्यंत्र करके जो है तोड़ दिया जाता है। जैसे 1993 का उदाहरण आप ले सकते हैं, जब दलितों में और पिछड़ों में एकजुटता बनी और उस वक्त जो आरएसएस के लोगों की जो सत्ता में प्राप्त करने की जो क्षमता पैदा हो गई थी, उसको ध्वस्त करते हुए उत्तर प्रदेश में मुलायम और मायावती, कांसीराम माने और कांसीराम मुलायम से में समझौता हुआ और एक सरकार बनी। तो इस सरकार में ऐसा हुआ, एक नारा लगा, मिले मुलायम कांसीराम, हवा में हो गए जय श्री राम। तो इस नारे से घबरा करके जो आरएसएस का थिंक टैंक था उसने कोशिश करे किसी तरह से मुलायम और कांसीराम में और मुलायम और मायावती में फूट पैदा की जाए, और ये करने में वो सफल रहे। मायावती को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाने का आश्वासन दिया और उनको बनाया भी 4 महीने के लिए पहली बार। तो इस प्रकार से वो दलित और पिछड़ा अलग हो गया और पिछड़ों में भी जाति भावना ज़्यादा घर कर गई और वो एकजुट नहीं रह सके। चरण सिंह के समय में जितनी जातियां उनके साथ जुड़ी हुई थी उनमें से जाट अलग हो गया, कुर्मी अलग हो गया, यादव अलग हो गए, इस तरह से और जो जातियां थीं जिनकी आबादी थोड़ा ज़्यादा थी वो सब भी जो है अलग हो गई, और वो पिछड़े वर्गों का जो नेतृत्व भर करके आना चाहिए थे एकजुटता के आधार पर, वो नहीं आ सका, और जो लोग बने भी वो फिर उसी पुरानी व्यवस्था के पोषक हो गए। ये है संक्षेप में पिछड़े वर्गों की राजनीति का, क्योंकि अभी आज तक जो है वो एकजुटता पैदा नहीं हो पाई है। अच्छा, इसमें एक और बात आपने अभी बड़ी ज़बरदस्त कही कि जो पिछड़े वर्गों की जातियों को आपस में तोड़ा गया, तो जैसे अगर आप इस पूरे उदाहरण को देखें तो ये बात बिहार और उत्तर प्रदेश में तो दिखती है कि वहाँ कुर्मी यादव समय समय पर इनका मामला आया, और कुछ बहुजन समाज पार्टी में जो दलित थे, दलितों के साथ कुछ ऐसी जो छोटी छोटी पिछड़ी जाति की जातियाँ थीं वो दिखती थी। लेकिन देश के और हिस्सों में जहाँ इस तरह के छत्रप नहीं हुए और लोग नहीं हुए, वहाँ पर क्या आपको लगता है कि इस तरह का भी कोई मत विभाजन वहाँ भी हुआ है? हाँ, हुआ है। आप तमिलनाडु को ले लीजिए जी। तमिलनाडु में डीएमके टूटी तो पहले डीएमके और ये डीएमके बनी, अब उसके बाद जो है वहाँ पर 7-8 ग्रुप हो गए हैं, वो जाति के आधार पर हैं। जैसे बनियार समुदाय है, मुदालियार समुदाय है, इस तरह की अन्य जातियाँ हैं जो शेड्यूल कास्ट में आती हैं, उन जातियों ने अलग अलग संगठन बना लिया। लेकिन बावजूद इसके डीएमके का जो एक जनाधार बन गया था, वो एक सांस्कृतिक क्रांति के माध्यम, सामाजिक क्रांति के माध्यम से बन गया था, वो अभी है। लेकिन जाति को लेकर के वहाँ पर भी विरोध है। डीएमके है, पीएमके है, एमडीएमके है, ये तमाम तरह के जो वहाँ पर संगठन बने हुए हैं उनके मूल में जातियाँ हैं। तो एक एक जाति के नेता वहाँ पर हो गए। तो इसको महाराष्ट्र में भी ऐसे ही है। महाराष्ट्र में आरपीआई इसीलिए टूट गई कि उसमें जो है शेड्यूल कास्ट की तमाम सारी जातियाँ जो हैं उनमें भी हो गया कि अरे हमारा नेता क्यों नहीं, हमारा नेता क्यों नहीं। आरपीआई जो है तमाम हिस्सों में बंट गई, वो जो डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाई थी। ये जो बात आप बता रहे हैं, हाँ, इसमें एक सवाल और खड़ा होता है कि जिन लोगों को भी इसके नेतृत्व करने का अवसर मिला, हाँ, तो जब
जब ये समूह है, वर्ग है, तो उसमें जो विविध जातियों से जुड़े हुए लोग हैं, तो उनको किस तरह से जो उनकी जिम्मेदारी थी कि इसको संभालते, तो उनको तो नेतृत्व जो मतलब जो एक नेतृत्व हाँ। और जो एक आपको जिस बात की अभी आप थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे कि मतलब वो लोग नहीं आए, वो लोग नहीं दिखे जिनका कि इस पूरे मूवमेंट में जिनकी भागीदारी थी, जिनका वेट, जिससे लोग घबराए, जिनको तोड़ने की कोशिश किए, तो वो दायित्व किसको आप देते हैं कि जो उसको टूटने दें? नहीं, दो तरह का है। एक तो हमारा वो चालाक वर्ग था जिसने इस एकता में हमेशा जो है वो विखंडन पैदा करने की कोशिश की। दूसरा, हमारे जो लोग आए वो संतुलन नहीं कायम कर सके। उनका यह था कि जैसे हम जब ये कहते हैं जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए, तो ये हिस्सेदारी ईमानदारी के साथ जो है वो नहीं निभाई जा सकी। वो चाहे कोई भी हो, पिछड़ी जाति का, चाहे वो बिहार हो, चाहे जो है उत्तर प्रदेश हो, या हम कह रहे हैं कि वो दक्षिण भारत में तमिलनाडु ही हो, वहाँ पर जो लोग सत्ता में आए वो घुमा फिरा करके कहीं न कहीं जो है वो अन्य जातियों के लोगों को एक साथ नहीं समायोजित कर सके। उनको सत्ता में पदों पर, जैसे कोई जिला मजिस्ट्रेट है या कोई एसपी है, तो उसमें अन्य जातियों के लोग थे, तो उनमें एक तरह का जो है वो दुराव पैदा हुआ कि देखो ये फलां है, अपनी जात के ही लोगों को जो है वो बड़े बड़े पदों पर रख रहा है और हमारे जो है वो लोगों को निगलेक्ट कर रहा है। उसका उदाहरण आप अगर लेना चाहें उदाहरण के तौर पर, तो आप उत्तर प्रदेश में ले लेते हैं कि मुलायम सिंह ने जितने आयोग बनाया, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड बना, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग बना, और जो क्या कहते हैं उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग भी बना, उसमें ज़्यादातर जो है उन्होंने दायित्व यादवों को दिया। जो अभी अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग बना हुआ लखनऊ में, उसमें भी यादव ही प्रमुख है। तो इस बात को लेकर के यह भावना नहीं पैदा हुई कि अगर हमारा कोई काम करता तो चाहे जो जिस जाति के बैठा हो उसको हमें सहन करना चाहिए। ये बात जो है वो लोगों में पैदा नहीं हो सकी। कुर्मियों में, कोयरियों में, तमाम सारे लोगों में हुआ, अरे भाई ये तो एक ही जाति का राज चल। वो अपनी सभाओं में, अपनी मीटिंग्स में, जाति सभाओं में कहते भी हैं इस बात को। तो ये उनका फर्ज था कि हर एक आदमी, हर एक जाति का जो आदमी जिस पद के लायक था उसको उस पर बैठाया जाना चाहिए था। ये दक्षिण भारत में भी नहीं हुआ और उत्तर भारत में भी ये नहीं हुआ। इसलिए जो एकता जो बन सकती थी वो एकता नहीं बन पाई। जिम्मेदारी का निर्वाह लोग नहीं कर पाए। आप कभी बात करेंगे तो लोग इस बात को शिकायत हमेशा करते हैं, कहते देखिए वो तो अपनी ही जात को है, वो हैं प्रश्रय दे रहे हैं। तो आपकी बात से एक बात ये निकल के आती है कि ये जो मठाधीशी, हाँ, जो पिछड़े वर्गों में जिसको अवसर मिला, उसने अपनी अख्तियार की या दूसरे को मौका नहीं दिया। तो इसका मतलब ये है कि इनके यहाँ समझ की राजनीति नहीं हो रही थी। वर्ग को बराबर का हिस्सा जो दूसरे से मांगते हैं, जो नारा लगाते हैं, जो हमको मिलना चाहिए, आंतरिक जो राजनीति थी, आंतरिक जो वो था, उसमें इसका तो कहीं लगा नहीं। नहीं, उनको वो फीडबैक मिला नहीं कि हमारे इस काम से अन्य जातियों के अधिकारियों में, बुद्धिजीवियों में एक प्रकार की गलत भावना पैदा हो रही है, एक तरह का गलत संदेश जा रहा है। ये उनके लोग उनको तक पहुंचा नहीं सके, या तो वो समझने की कोशिश नहीं कर सके। इसलिए जो है इस मूवमेंट को बड़ा ज़बरदस्त झटका लगा। जैसे होता है कि वो कुर्मी लोग जो है वो भाजपा के साथ जुड़ना पसंद करते हैं, उसी भावना के तहत जो है निषाद लोग जो है उसी भावना के तहत जो है उनके साथ चले जाते हैं। तो जो हमारा दुश्मन है उसके साथ बैठने में उनको आनंद आता है, हमारे साथ बैठने में उनको आनंद नहीं आता, क्योंकि उनको लगता है कि हमने उनके साथ न्याय नहीं किया है। जो न्यायोचित भागीदारी उनकी होनी चाहिए थी वो भागीदारी हम उनको नहीं दे सके। ये मैंने कई लोगों से बातचीत किया, कई मंत्रियों से बातचीत हुई जो कुर्मी बिरादरी के थे, वो बिरादरी थे, उनका ये दर्द जो है वो झलका उनकी बातचीत में कि देखो भाई ये तो एक ही तरह के लोग हैं। हाँ, जैसे उत्तर प्रदेश का ही आप उदाहरण लें, हाँ, तो लगातार वहाँ जो मुख्यमंत्री बना एक ही जाति का बना, हाँ, पिछड़ी जाति की राजनीति में, हाँ, या उसी तरह से परिवार का बना। हाँ, तो ये अगर उसमें थोड़े दिन के लिए, एक टर्म के लिए किसी कुर्मी को मुख्यमंत्री ले आते, या इस पर कभी मुसलमान को ले आते, मुस्लिम को ले आते, या दलित को ले आते, अपनी तरफ से दलित को ले आते, या ऐसे वर्ग को ले आते, अगर इनको डर भी था तो आप ऐसे वर्ग के व्यक्ति को मुख्यमंत्री लाते जो अकेले जाकर के कुछ कर ही नहीं सकता था। नहीं, वो हुआ। देखिए आप बिहार का उदाहरण लीजिए, वो उन नेताओं के मन में चाहे लालू प्रसाद हो, मुलायम सिंह हो, कोई हो, नीतीश कुमार हो, उनके मन में डर रहता है कि हम किसी आदमी को बना देंगे कहीं जाए हमसे ज़्यादा पॉपुलर न हो जाए।
और हमारा अस्तित्व ही जो है खतरे में पड़ जाए। जैसे नीतीश कुमार ने मांझी को बनाया, लेकिन मांझी जब स्वतंत्र रूप से काम करना शुरू किया और उसने जो है उन सवर्णों जिनके साथ वो जाकर के मिल गया, उनके खिलाफ जब उसने कही कि ये तो आर्य लोग हैं, बाहर से आए हुए हैं, हम लोग मूल निवासी हैं, जब इस तरह की बातें होने लगी तो भूमिहारों को बड़ा दर्द हुआ और नीतीश कुमार जो है भूमिहारों को लेकर के जो है फिर वो उसी को आउट कर दिए। मांझी को ही जो है वो उन्होंने जीतना, मांझी को ही उन्होंने हटा दिया। तो एक डर है ना, इस ये भी एक कारण है कि हमारे बीच में एकजुटता पैदा नहीं हो रही है। हम अपने परिवार के लोगों में, जैसे लालू प्रसाद जी थे वो राबड़ी पर उन्होंने विश्वास किया। अब की बार जो है वो अब्दुल बारी सिद्दीकी को जो है डिप्टी सीएम बना सकते थे, लेकिन उन्होंने अब्दुल बारी सिद्दीकी को वित्त मंत्रालय दिला दिया, लेकिन उनको जो है वो अपने बेटे को जो है जो अभी राजनीति में परिपक्व नहीं हुआ है उसको उन्होंने डिप्टी सीएम बनवा दिया। इसी तरह से जब उत्तर प्रदेश में 2012 में सरकार का गठन हुआ तो माननीय मुलायम सिंह जी ने अखिलेश को ही पसंद किया और इच्छा शिवपाल की भी थी मुख्यमंत्री बनने की और आजम खां की भी मुख्यमंत्री बनने की इच्छा थी, क्योंकि आजम खां उनका बहुत ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट था। लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं अभी वो बात है कि मेरी उपेक्षा की गई और इस बात को बखूबी जानता है कि हम इसको कैसे कर सकते हैं मुसलमानों में, इसलिए जब तब जो है आंखें भी दिखाता रहता है। तो एक तरह से आप ये इस बात को ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि संगठन में जो पिछड़ों की एकता और पिछड़ों के जो जुड़ाव का संगठन था, उसमें कहीं ना कहीं वैचारिकता का अभाव था। वैचारिकता का अभाव था, बिल्कुल सही बात आपने कही कि अगर वो उनका जो है जाति जुड़ाव तो था लेकिन किसी वैचारिक आधार पर नहीं था। जैसे आरएसएस को आप ले लीजिए, आरएसएस के पास एक वैचारिक आधार है, उस आधार पर काम करते वहाँ व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है, वहाँ विचारधारा महत्वपूर्ण होती है। और इन पिछड़ी जातियों में जो कुछ भी आया उसमें व्यक्ति महत्वपूर्ण हो गया, विचारधारा वहाँ कोई थी ही नहीं। समाजवाद को तो नाम लिया जाता है, अम्बेडकरवाद का नाम लिया जाता है, लेकिन अम्बेडकरवादी विचारधारा न दलितों के पास रह गई है और न जो है वो समाजवादी विचारधारा पिछड़ों के पास रह गई है। वो केवल एक मुलम्मा है, ऊपर से दिखाते हैं, वो कलई जैसी हो जाती है। अच्छा, चमकता है। आप विचारधारा की बात कर रहे हैं तो एक बड़ा महत्वपूर्ण यहाँ सवाल बनता है और लोगों की समझ में नहीं आता कि विचारधारा का जो तात्पर्य है वो केवल और केवल वैचारिक रूप से कि ये एक विचारधारा है समाजवाद। जैसे आप कम्युनिस्टों को अगर देखें तो जो कम्युनिज्म था उसकी जो वैचारिकता है, उसका जो पूरा एक स्वरूप है वो कमजोर वर्गों के उत्थान का है। हाँ, बिल्कुल समता समानता, बिल्कुल प्रोलेटारिएट के बारे में, प्रोलेटारिएट के सर्वहारा का जो है वो वर्चस्व होना चाहिए, न्याय का तो होना उसी के आसपास समाजवाद का है। हाँ, समाजवाद भी कुछ उसी तरह के ख्वाब देखता है, उसी का आपसूट है। हाँ, यस। तो अब आप ये देखिए कि अच्छा, जब हम बहुत ज़्यादा समाजवाद नहीं पढ़े हैं, लेकिन जितना हम जानते हैं कि जैसे लोहिया ने बांधी गांठ, पिछड़ा पाए 100 में 60, जैसे वैचारिक रूप से और भी कहा जाता है कि समाजवाद ये इस बात पर जोर देता है कि काम बांधो दाम बांधो, दाम बांधो। ये लोहिया की नीति, जात तोड़ो और एक और 10 का। जात तोड़ो का मतलब कि उस जातियों के साथ गठबंधन कर लेना, उन जातियों की शरण में चला जाना, जिससे समाजवाद निकलने की बात करता है, जहाँ जातिवाद जिससे समाजवाद लागू किया जा सकता है, जिससे। हाँ, तो अब वो जो है उसमें, अब जैसे मान लीजिए कि अगर कहीं उत्तर प्रदेश का उदाहरण लें तो सरकार कहने को कथित रूप से पिछड़ों की है, लेकिन उसका जो सारा दारो मदार और जो उसकी पकड़ है वो कहीं ना कहीं सवर्णों के हाथ में है। हाँ, बिल्कुल पीछे से वही है। हाँ, वो जैसे वो मैं बताता हूँ, चाणक्य और चंद्रगुप्त कैसे बढ़िया कोई उदाहरण नहीं मिलेगा। जैसे चाणक्य ने चंद्रगुप्त को गद्दी पर बैठा तो दिया, लेकिन पीछे उसका नियंत्रण करता रहता, तो चंद्रगुप्त कोई निर्णय लेने में स्वतंत्र नहीं था। उसी तरह से हमारे जो लोग ये सत्ता में आ गए, इनको जब कोई ऐसा मौलिक परिवर्तन का निर्णय लेना होता है तो वो लोग जो है उसमें खलल पैदा कर देते हैं, उनको डरा देते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, वैसा हो जाएगा, आपका कमज़ोर हो जाएगा, आपका व्यक्तित्व जो है वो नहीं रह जाएगा, तो वो जो है वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो ये एक चीज़ है। अब आपने एक बड़ा अच्छा सवाल कहा। अब ये देखिए, ये नहीं, समाजवाद के बारे में बताया तो समाजवाद की एक मोटी सी चीज़ है कि ओनरशिप स्टेट की होनी चाहिए। समाजवाद का ये क्या है कि तमाम जितनी इंडस्ट्री फैक्ट्री सब हैं, ये ओनरशिप जो है स्टेट की होनी चाहिए, वो व्यक्ति की नहीं होनी चाहिए। लेकिन आजकल हो क्या रहा है, PPP मॉडल चल रहा है, पब्लिक, प्राइवेट और गवर्नमेंट तीनों का। तो ये हमारे शुरुआत में आज़ादी मिलने के बाद ही जब मिक्स इकानमी की बात आई तभी से वो गड़बड़ हो गया। मिक्स इकानमी का मतलब इसमें
जो प्राइवेट लोग हैं वो भी अपना इंडस्ट्री फैक्ट्री लगाएंगे, वो जनरेट करेंगे अपनी इनकम, और जो है गवर्नमेंट भी करेगी। इस तरह से उनके कुछ जो है वो कुछ चीज़ें जो हैं गवर्नमेंट के उसमें नियंत्रण में चल रही हैं, उनसे फाइनेंस हो रही। कुछ लोग प्राइवेट, टाटा बिरला, अदानी, अडवाणी, ये सब जो हैं वो प्राइवेट अपना एम्पायर खड़ा कर रहे हैं। गवर्नमेंट का अलग एजेंसी है, तो वो फेल हो गया। वो इसलिए जो है यहाँ का गरीब जो है वो गरीब का गरीब ही रह गया, गरीब होता चला जा रहा है। वही समाजवाद में भी जो मुख्य चीज़ थी, जैसे ये लोहिया का एक नारा था कि समान शिक्षा होनी चाहिए, कृष्ण सुदामा साथ पढ़ेंगे। कृष्ण जो है वो संपन्न वर्ग के प्रतीक थे और सुदामा जो है विपन्न वर्ग के प्रतीक थे। तो जैसे कृष्ण सुदामा एक साथ जो है वो संदीपनी गुरु के आश्रम में पढ़ रहे थे, उसी तरह से गरीब और ये भी होगा, लेकिन ये कोई लागू नहीं कर सका। और शिक्षा की तमाम तरह की जो है संस्थाएं चल रही हैं, मदरसे चल रहे हैं, संस्कृत पाठशालाएँ चल रही हैं, और इनके जो है शिशु मंदिर चल रहे हैं, और उधर जो है वो क्रिश्चियन की जो संस्थाएं हैं वो भी अपना चला रही, तमाम तरह के बोर्ड यहाँ पर चल रहे हैं। तो जो ये समाजवाद की एक मुख्य चीज़ होती शिक्षा के संदर्भ में, कि वो एक तरह की शिक्षा होती, उसमें जो है मुख्यमंत्री का भी बेटा और जो है वो गरीब का बेटा एक ही जगह पढ़ते, तो वो बात नहीं हो पाती, समाजवाद लागू नहीं हो पा रहा है। तो इसमें क्या दिक्कत आ रही है, क्यों ऐसा नहीं? अभी इसलिए कि उनकी जो पॉलिसी है वो समाजवादी पॉलिसी रह नहीं गई। नाम समाजवाद का है, लेकिन समाजवादी पॉलिसी जो भी लोहिया ने निर्धारित की तो वो नहीं है। पेंशन बांट देना, ये कर देना, वो कर देना, ये सब कोई समाजवाद का वो नहीं है। वृद्धावस्था पेंशन दे देना, विधवा पेंशन दे देना, इससे जो समाजवाद नहीं आएगा। समाजवाद तो तब आएगा कि व्यक्तिगत लोग फले फूले नहीं, जो भी इनकम हो, जो कि वो राज्य की इनकम हो, राज्य की जब इनकम होगी तो वो राज्य के लोगों की भलाई के लिए उसका इस्तेमाल होगा। अभी यहाँ जो पूंजीपति जो संपत्ति पैदा कर रहे हैं तो टैक्स भले देते हैं, टैक्स में चोरी भी करते हैं, लेकिन उनका जो लाभ है वो दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है, और सरकारी संस्थाएं जो उनका लाभ कम होता चला जा रहा है। गरीब का भला नहीं इसलिए हो रहा है। एक अभी आपको याद होगा पिछले दिनों न्यायालय ने एक आदेश जारी किया था, हाईकोर्ट का था, हाँ हाईकोर्ट का था, कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का कोई जस्टिस अग्रवाल थे। हाँ, जिसमें ये था कि जो भी सरकारी कर्मचारी है, हाँ, सरकारी ढंग से किसी तरह वो जुड़ा हुआ है, हाँ, उसके बच्चे, वो चाहे IAS से PCS से कोई भी है, हाँ, उसके बच्चे पब्लिक स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे, हाँ, सब सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे। हाँ, सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, तब जा करके वो सरकारी शिक्षा जो है ठीक हो सके, क्योंकि उनको ध्यान रहेगा कि हमारे बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, पढ़ाई तो अभी क्या इस पर क्या अमल क्या हुआ? अभी देखिए ना, एक तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज ने कहा, बाकी चीज़ें वो लागू नहीं हुई। दूसरा, अभी राइट टू एजुकेशन में जो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नियम बनाया कि जो भी राइट टू एजुकेशन के तहत जो लोग बच्चे पढ़ने आएंगे उनको सरकारी स्कूल में पहले उनको दाखिला होना चाहिए, प्राइवेट में उनका दाखिला नहीं होना चाहिए। तो एक न्यायालय का ही एक आदेश है, सब पता नहीं सर्वोच्च न्यायालय का है कि हाई कोर्ट का है कि नहीं, ये सरकार की नहीं। हाँ, चीफ जस्टिस ऑफ उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो केसर है उनका डॉक्टर YD चंद्रचूड़ का ये निर्णय आया है कि ये असंवैधानिक है। ये आप किसी को सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। गार्जियन जिसको जहाँ चाहे तहाँ भेज सकता है, लड़का जहाँ चाहे तहाँ जा सकता है। अरे ये तो वो उल्टा हो गया, कोर्ट के ही। हाँ, कोर्ट के वो सिंगल जज का था, तो इन्होंने डिवीजन बेंच गठित की। एक यशवंत वर्मा हैं और एक डॉक्टर YD चंद्रचूड़ है, इनकी बना करके, क्योंकि सरकार से ये नाराज रहते हैं तो इन्होंने इसको असंवैधानिक करार दे दिया और एक विचित्र स्थिति पैदा हो गई। जो जस्टिस अग्रवाल ने कहा था कि सबके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ें, प्राइमरी स्कूल में पढ़ें, ताकि उनको ये मालूम हो सके कि कैसी पढ़ाई लिखाई हो रही थी, और इन दोनों की बेंच ने जो है वो उसका उल्टा कर दिया कि ये बाध्य नहीं किया जा सकता कि सरकारी स्कूल पढ़ें। तो ये तो उसका एक लार्जर इम्पैक्ट है ना, कि जो जस्टिस अग्रवाल ने एक सुझाव दिया था, मैंडेटरी नहीं था, सुझाव था कि ऐसा होना चाहिए, तो सुझाव पर तुषारपात हो गया। तो ये न्यायपालिका की जो सत्ता में, इस शासन में जो इस तरह की भागीदारी है, इसको कैसे आप देखिए ना, अभी जो लोग पिछड़े वर्गों के भिन्न भिन्न जाति के लोग ये मांग करते हैं, कोई एकजुट होकर के कोई प्रदर्शन आंदोलन नहीं चला रहे हैं, वो मांग करते हैं कि न्यायपालिका में आरक्षण होना चाहिए। और जैसे IAS की परीक्षा होती उसी तरह से जजेज के लिए भी एक परीक्षा की संस्था होनी चाहिए, ऑल इंडिया लेवल पर होनी चाहिए, जिसको पास करने के बाद ही लोग जो है वो जज बन सके, और उसमें आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। ये जो न्यायपालिका है, मैं बहुत विनम्रता के साथ कह रहा हूँ कि वो वर्चस्ववादी वर्णवादी विचारधारा से प्रभावित है। अभी उसमें पूरे देश में 50-51 लोग कहते हैं कि परिवार है जिसके लोग ही जज हुए हैं, दूसरे लोगों के जज नहीं हुए हैं। आज तक जो KR नारायणन साहब थे, जो राष्ट्रपति थे यहाँ पर, और जो अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो प्रधानमंत्री थे, तो एक जज का
नियुक्ति के लिए गया वहाँ पर, तो उन्होंने एक टिप्पणी कर दी कि क्या इसमें कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति इस योग्य नहीं कि उसको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सके। तो इस पर भाजपा पूरी और आरएसएस सब लोग नाराज हुए कि राष्ट्रपति को ऐसा मंतव्य व्यक्त नहीं करना चाहिए था। यद्यपि आर बालकृष्णन हुए, शेड्यूल कास्ट से चीफ जस्टिस हुए, लेकिन वो होने के बाद भी वो कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि वो घिरे हुए थे उस वर्णवादी व्यवस्था से, वर्चस्ववादी व्यवस्था से वो भी घिरे हुए थे। इसलिए न्यायपालिका से तो हमें उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि न्यायपालिका में जो लोग हैं वो दलितों के, पिछड़ों के वो हितैषी नहीं हैं। आरक्षण के बारे में तमाम ऐसे सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आ जाते हैं जो कि आरक्षण की ख़त्म करने की कगार पर पहुंचा देते हैं आरक्षण की व्यवस्था को। तो देखिए, ये एक बड़ा सवाल है कि अगर पिछड़ी जातियों का राजनेता कुछ करना चाहता है, पिछड़ों के लिए कोई ऐसी जो समाजवादी योजनाएं हैं, इनमें जो एक अनुपात में उनको देने की बात होती है, तो क्या न्यायपालिका इसमें बाधक नहीं बनेगी? इससे राजनेता नहीं डरते? बिल्कुल सही बात है। एक तो दो चीज़ें हैं। एक तो यह है कि जो हमारे पिछड़े वर्ग के नेता हैं, जिम्मेदार पदों पर हैं, उनकी दिली इच्छा नहीं होती बहुत कि जो है वो कुछ क्रांतिकारी कदम उठा सके, क्योंकि उनको हमेशा वोट बैंक का डर रहता है। वो ये सोचते हैं, जैसे कि एक नेता कहा करते हैं कि मैं ये जानता हूँ कि ब्राह्मण ही सरकार बनवाता है, ब्राह्मण ही सरकार चलवाता है, ब्राह्मण ही सरकार गिरवा देता है। तो ऐसी मानसिकता के लोग कोई क्रांतिकारी कदम नहीं उठा सकते। लेकिन अगर उसमें छोटा मोटा प्रतीकात्मक कदम उठाते भी हैं तो न्यायपालिका उसमें आड़े आ जाती है। न्यायपालिका उसको होने नहीं देती है। जैसे अभी मैंने राइट टू एजुकेशन का आपको उदाहरण दिया, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उनको उनके वर्गहित में जो नहीं होती हैं, जो माननीय न्यायाधीश लोग बैठे हुए हैं, जो उनके वर्गहित में बात नहीं होती, उस पर जो है वो अपना कुठाराघात कर देते हैं। ओके। और जो है वो एक उनके पास हथियार है, वो हथियार क्या है? अवमानना का है। न्यायालय का, न्यायाधीश का अवमानना नहीं होनी चाहिए, उसके निर्णय का विरोध नहीं किया जाना चाहिए। यह अधिकार जो है लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए, लेकिन है उनके पास कि उसके खिलाफ जो है उनके निर्णय को आपको मानना ही मानना है। उसके खिलाफ आप भाषण नहीं दे सकते, उसके खिलाफ आप बोल नहीं सकते हैं। ओके, तो ये क्या आप इसको इस तरह से नहीं देखते हैं कि जो न्यायालय है वो देश में उसका जो रोल है वो एक स्वतंत्र सत्ता का है? हाँ, न्यायपालिका जो है वो एक कंसेप्ट ये डेवलप हुआ है कि न्यायपालिका जो है स्वतंत्र है। न्यायपालिका को इसलिए कभी कभी विरोध होता है कि न्यायपालिका में अति सक्रियता आ गई। अति सक्रियता आ गई कि जो कानून पार्लियामेंट से बनता, कभी कभी न्यायालय उसको भी अवैध घोषित कर देता है। सुप्रीम कोर्ट के लोग, क्योंकि उनको इंटरप्रिटेशन का अधिकार उनको है। कोई संविधान की धारा है या कोई नियम बन रहा है, कुछ है, तो उसका इंटरप्रेट करने का काम जो है न्यायपालिका। तो न्यायपालिका वो जो करती है, जो उसकी व्याख्या करती, तो वो आम आदमी गरीब के पक्ष में बहुत कम होता है, वो उच्च वर्णों के उसमें ही जो है वो हुआ करता है। जैसे आपको बताएं कि एक भंवरी केस था राजस्थान का, और उसका बलात्कार हुआ था क्योंकि सामाजिक कार्यकर्त्री थी, तो उसके सवर्ण लोगों ने उसके साथ जब बलात्कार किया था, गैंगरेप किया था। जब उसका मामला हाई कोर्ट में आया तो वहाँ का हाई कोर्ट ने कहा कि सवर्ण लोग जो है ऐसा काम कर ही नहीं सकते हैं, और भंवरी देवी को न्याय नहीं मिला। तो उनका जो इंटरप्रिटेशन था वो सामान्य वर्गों के उसमें नहीं था, गरीब वर्ग के लिए नहीं था, वो उच्च वर्णों को उन्होंने क्लीन चिट एक तरह से दे दी। जैसे वो ब्रह्मेश्वर वहाँ था, शर्मा था बिहार में, भूमिहार सेना का जो वो नायक था, वो बाथे में उसने नरसंहार किया तो सुप्रीम कोर्ट ने सबको बरी कर दिया, वो हाई कोर्ट ने वहाँ सबको बरी कर दिया। ये लोग ऐसा कर ही नहीं सकते, हमारे पास कोई सबूत नहीं है। जैसे यहाँ पर यहाँ अभी मेरठ में हिंडन के पास जो है मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था, उसमें भी सबको बरी कर दिया, जितने भी पीएससी के लोग थे, कि सब वो नहीं, सब कुछ नहीं, इसके पास कोई सबूत नहीं है, सबको बरी किया जाता है। मलियाना तो ये इस तरह। अब फिर आप कैसे सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ेंगे? कैसे लड़ेंगे सामाजिक न्याय की लड़ाई? देखो, संविधान में जी है, संविधान जो है वो भी एक आंदोलन की देन है। जब तक पूरे देश में व्यापक स्तर पर नहीं होगा, आपको याद होगा कि यूरोप में जो क्लेरगी थी, जो पोप था, पोप की सत्ता चलती थी, उसके सामने राजनीतिक सत्ता जो है बिल्कुल गौर थी, वो उसके अधीन रहा करते थे। वो जो फरमान जारी कर देता तो वही कानून बन जाता था। लेकिन वहाँ पर जो है चेतना आई, लोगों ने उसका विरोध किया और जाकर के चर्च की सत्ता ही खत्म हो गई।
अपने देश में भी है इस प्रकार की, अगर एक व्यापक आंदोलन चलता है, सारी जनता आंदोलन हो जाती है, तो ये संविधान भी बदल सकता है, उनके हक में हो सकता है, न्यायपालिका भी बदल सकती है, न्यायपालिका के कानून बदल सकते हैं, विधायिका बदल सकती है। लेकिन इसके लिए एक मजबूत इच्छा शक्ति की होगा, उसमें बहुत सारे लोगों को अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़ेगी। जब तक इस प्रकार का ज़बरदस्त आंदोलन नहीं होगा तब तक ये व्यवस्था नहीं जाएगी। ये जो वर्तमान सरकार है, एक तरह से वो धर्म संस्था को ही मजबूत करना चाहती है। जैसे आज अखबार में आपने पढ़ा होगा कि हिस्ट्री में और इतिहास में फ़र्क बता रहे हैं। वो कह रहे हैं इतिहास क्या है, जो वेद में लिखा, पुराण में लिखा, रामायण में लिखा, महाभारत में लिखा, वही इतिहास है। और जो पाश्चात्य लोग और तमाम सारे लोग लिख रहे हैं, वो तो पैसा दे करके उनसे लिखाया जाता है, वो तो हिज हर स्टोरी है। हिस्ट्री को कहा हिज हर स्टोरी है। और राजा महाराजा की जो है कहानी, राजा महाराजाओं ने अकबर को उदाहरण दिया और किसी को उदाहरण दिया, उसमें आईने अकबरी है और क्या है, ये तो लिखवाया गया, उन्होंने लिखाया गया। हमारे यहाँ तो इतिहास तरह से लिखा जाता नहीं। हमारे यहाँ तो इतिहास जो है वेद में है, रामायण में है, पुराण में है, उपनिषद में है, यही सब हमारा जो है वो है। चलिए डॉक्टर साहब, ये हम लोग बात को कंटिन्यू करेंगे। एक म्यूजिकल सॉन्ग सुना दें आप लोगों को। हाँ ये चाय जरा बनवाइए। यस 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 यस। हो गया वो। अच्छा, आज कल के समय पर ही हमको वहाँ छोड़वा दीजिएगा, तो पहुँच जाए, क्योंकि सवेरे जाना है। ये आप है ना, चल रहा है।